जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भाषण के बीच जमकर हंगामा हुआ है। उन्होंने एनडीए के सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप हिंदू नहीं हैं। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सीट से उठकर इस बयान की निंदा की और कहा कि ये विषय बहुत गंभीर है। हिंदू समाज को हिंसक समाज कहना ठीक नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि जो लोग गर्व से हिंदू कहते हैं क्या वो हिंसक हैं? विपक्ष के नेता को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कहा है। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए। न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। वहीं इससे पहले ओम बिरला ने लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा भगवान शिव की तस्वीर दिखाने का कड़ा विरोध किया। आपको बता दें कि ओम बिरला ने राहुल गांधी की हरकत को अस्वीकार किया जब राहुल गांधी भगवान शिव की तस्वीर दिखाने लगे। राहुल गांधी की इस हरकत पर आपत्ति जताते हुए स्पीकर ने कहा कि नियमों के मुताबिक तख्तियां दिखाने की इजाजत नहीं है और आप ये नहीं कर सकते। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने ये भी कहा कि संविधान भारत के विचार और भाजपा द्वारा प्रस्तावित विचार का विरोध करने वाले लाखों लोगों पर व्यवस्थित तरीके से हमला किया गया है। राहुल गांधी ने कहा, भारत के विचार, संविधान और संविधान पर हमला का विरोध करने वाले लोगों पर व्यवस्थित और व्यापक हमला हुआ है। हम में से कई लोगों पर व्यक्तिगत रूप से हमला किया गया। कुछ नेता अभी भी जेल में हैं। राहुल गांधी ने अवधेश पासी की ओर संकेत देते हुए कहा, ये मैसेज आपके सामने बैठे हुए हैं।
अयोध्या में एयरपोर्ट बना, जमीन छीनी गई और आज तक मुआवजा नहीं मिला है। यहाँ के जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, छोटी छोटी बिल्डिंगें थी, सबको गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, अयोध्या की जनता के दिल में नरेंद्र मोदी जी का भय था। राहुल गांधी के इतना कहने पर अमित शाह खड़े हुए और कहा कि नियम इन लोगों पर लागू नहीं होता क्या? ये पूरी बीजेपी को हिंसा फैलाने वाला बता रहे हैं। हाउस ऑर्डर में नहीं है, सदन ऐसे नहीं चलेगा। राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे। हिंसा की भावना को धर्म से जोड़ना गलत है। लोकसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने शपथ ग्रहण के दिन ओम बिरला पर पीएम मोदी से झुककर हाथ मिलाने और उनसे सीधे खड़े होकर हाथ मिलाने की बात कही। इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष का आरोप था कि यह आसन के सामने आरोप है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह चेयर स्पीकर के सामने आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी की इस बात का करारा जवाब देते हुए ओम बिरला ने यह भी कहा, मुझे मेरी संस्कृति और संस्कार यह कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो। दरअसल राहुल गांधी आज लोकसभा में बोल रहे थे। उस दौरान राहुल गांधी ने शपथ ग्रहण के दौरान ओम बिरला से हाथ मिलाने के दौरान हुई घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शपथ के बाद ओम बिरला ने पीएम मोदी से भी हाथ मिलाया और मुझसे भी हाथ मिलाया, लेकिन मैंने इस दौरान एक चीज नोटिस की। उन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जब मुझसे हाथ मिलाया तो वे सीधे खड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने पीएम मोदी से हाथ मिलाया तो झुक गए। वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर आपत्ति भी जताई और बोले कि यह आसन के सामने आरोप है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका जवाब भी दिया। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए ओम बिरला ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री सदन के नेता है और मुझे मेरी संस्कृति और संस्कार यह कहते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में भी, सार्वजनिक जीवन में भी और इस आसन पर भी जो हमसे बड़े हैं उनको झुककर नमस्कार करो और बराबर वालों से बराबर का व्यवहार करो। यही मुझे सिखाया गया। इस बात को मैं आसन से कह रहा हूं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता है। सभी को इस सदन में स्पीकर के आगे झुकना चाहिए। आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले हर समय हिंसा और नफरत फैलाने में लगे हैं। कांग्रेस नेता ने सदन में कई बार भगवान शिव की एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि वे हमें अहिंसा और निडरता का संदेश देते हैं। उन्होंने इस्लाम, ईसाई और जैन धर्म के उपदेशों की बात की। उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से सांसद राहुल गांधी ने कहा, सभी धर्मों और हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और निडरता की बात की है। वे कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। वे अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य की बात करते हैं। वहीं इससे पहले ओम बिरला ने कहा कि कई सदस्य सदन से बाहर जाकर आरोप लगाते हैं कि अध्यक्ष या आसन पर बैठे सभापति उनका माइक बंद कर देते हैं, जबकि आसन के पास माइक का कोई नियंत्रण नहीं होता। सभी सभापति इस तरह सदन चलाते हैं। खैर, आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए कानून के तहत मामला भी दर्ज हो चुका है। आज पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। कानून की यह संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय न्याय संहिता BNS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA हैं। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई है तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई है। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा। नए कानूनों के लागू होने पर सियासत भी जारी है और विपक्ष ने इन कानूनों का विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक देश में बुलडोजर न्याय को नहीं चलने देगा।
खड़गे ने कहा, चुनाव में राजनीतिक व नैतिक झटके के बाद मोदी जी और भाजपा वाले संविधान का आदर करने का खूब दिखावा कर रहे हैं, पर सच तो यह है कि आज से जो आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 कानून लागू हो रहे हैं वो 146 सांसदों को सस्पेंड कर जबरन पारित किए गए। इंडिया अब यह बुलडोजर न्याय संसदीय प्रणाली पर नहीं चलने देगा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट करके भारतीय न्याय संहिता के 3 कानूनों को तुरंत रोकने की मांग की। उन्होंने कहा, यह पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही है। नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि संसद में इन कानूनों पर फिर से चर्चा हो, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाए। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने पोस्ट करते हुए लिखा, आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले 3 आपराधिक कानून आज से लागू हो गए हैं। 90 से 99% तथाकथित नए कानून कट, कॉपी और पेस्ट का काम है। एक ऐसा काम जो मौजूदा 3 कानूनों में कुछ संशोधनों के साथ पूरा किया जा सकता था, उसे बेकार की कवायद में बदल दिया गया। हाँ, नए कानून में कुछ सुधार है और हमने उनका स्वागत किया है। उन्हें संशोधन के रूप में पेश किया जा सकता था। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अपना पुराना वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू हो जाएंगे। इनके क्रियान्वयन में बड़ी समस्याओं के बावजूद सरकार ने इनके समाधान के लिए कुछ नहीं किया। ये वह मुद्दे थे जिन्हें मैंने इनके लागू होने का विरोध करने के लिए उठाया था। वहीं पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा, इससे मुझे जो सबसे बड़ा लाभ दिखाई देता है वह यह है कि इससे जवाबदेही, पारदर्शिता, टेक्नोलॉजी, पीड़ितों के अधिकार, अदालतों में त्वरित सुनवाई, अभियुक्तों के अधिकारों के लिए पुलिस को पुनः प्रशिक्षित किया जा रहा है। देश में 3 नए कानून सोमवार 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। ऐसे में पुलिस कर्मियों और वकीलों के लिए भी नए कानून को याद रखना बेहद मुश्किल होगा। इसी वजह से प्रशासन पुलिस कर्मियों के लिए लगातार मीटिंग और ट्रेनिंग कर रहा है। लोगों की जागरूकता के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का कहना है कि उनकी पार्टी राकंपा एसपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेगी। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पवार का कहना है कि विधानसभा चुनावों में छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करना मुख्य विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस, राकंपा और शिवसेना ने साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी के बैनर तले चुनाव लड़ा था। महागठबंधन ने 2019 से 2022 तक महाराष्ट्र में शासन भी किया था। वहीं लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद महाराष्ट्र के मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं। राज्य में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए अमित शाह जल्द महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। राज्य में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चर्चा है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ से कई चौंकाने वाले नामों का ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा चुनावों में करीबी मुकाबले में हारी पंकजा मुंडे को विधान परिषद भेजा जा सकता है। सूत्रों की माने तो अमित शाह जुलाई के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तेज करने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। विधान परिषद की 11 सीटों के चुनावों के लिए पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में हारे कई नेताओं को उतारा जा सकता है। इनमें पंकजा मुंडे का नाम सबसे ऊपर है। पार्टी की तरफ से एक महिला को मौका दिया जा सकता है। ऐसे में पंकजा मुंडे ओबीसी के साथ महिला भी है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार अमित शाह राज्य में विधान परिषद चुनावों की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र का दौरा कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बार हार की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पार्टी नेताओं से उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से मुक्त करने की मांग की थी। हालांकि तब केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बने रहने को कहा था। चर्चा है कि विधान परिषद चुनावों में बीजेपी ओबीसी को तवज्जो दे सकती है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जब महायुति के खाते में सिर्फ 17 सीटें आई थी। ऐसे में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनावों के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री खुद महाराष्ट्र के मोर्चे पर सक्रिय हो रहे हैं।
यह भी चर्चा है कि उनके दौरे में एकनाथ खड़से की भी पार्टी में वापसी हो सकती है। महाराष्ट्र में अगर एनडीए सरकार सत्ता में आती है तो इसका मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल का जवाब अभी तक एनडीए के नेताओं या उनके दलों की तरफ से नहीं मिला है। यह एक ऐसा सवाल है जिसको महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है। हालांकि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को एनडीए का सीएम चेहरा मानने से इनकार कर दिया। शरद पवार के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा यह भी है कि क्या आखिर एनडीए कुनबा बिखर जाएगा? ऐसे में क्या कहना है आपका? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता पहले से ही जेल में हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तक सभी जेल में हैं। इसके अलावा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं। ऐसे में दिल्ली की राज्य सरकार की मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई है। अब आम आदमी पार्टी की एक और दिग्गज नेता आतिशी मारलेना की भी मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। कल यानी 29 जून को आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना को मानहानि मामले में कोर्ट में पेश होना था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 जुलाई को होने वाली है। चलिए बताते हैं क्या है पूरा मामला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि वह आपके विधायकों को पैसे देकर खरीदने की कोशिश कर रही है। उनका आरोप था कि बीजेपी केजरीवाल सरकार को खत्म करने के लिए खरीद फरोख्त का फॉर्मूला अपना रही है। इस पर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने कोर्ट में याचिका देते हुए आरोप लगाया कि आपके नेताओं ने बिना किसी सबूत के बीजेपी पर इतना बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा की छवि को इससे नुकसान पहुंचा है। इसी मामले में कल कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि आतिशी को कल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुई थी। इस पर भी बीजेपी नेता ने आपत्ति जताते हुए कहा, आरोपी आतिशी अपने अधिवक्ता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुई और समन मिलने के बावजूद कहा कि उन्हें समन नहीं मिला। अगली सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी होगी और मुकदमा को फेस भी करना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई करीब 25 दिन के बाद 23 जुलाई को होने वाली है। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी और मुख्यमंत्री केजरीवाल पर पार्टी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा किया था। हालांकि कोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया था। बीजेपी प्रवक्ता ने आतिशी से इस मामले में माफी मांगने को कहा था। बीते अप्रैल महीने में आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि उनके एक करीबी के जरिए बीजेपी ने उनसे कांटेक्ट किया था कि वह पार्टी ज्वाइन कर लें। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया था कि उनसे कहा गया था कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें प्रवर्तन निदेशालय गिरफ्तार कर लेगी। आतिशी के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी के जरिए बीजेपी उन्हें डराने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आप नेता के इन आरोपों को सिरे से खारिज किया था। आतिशी के इन दावों और आरोपों के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता शंकर ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार में आतिशी को बीते महीने समन भी भेजा था। कोर्ट ने आतिशी मारलेना को बीते महीने समन भी भेजा था।